माँ देखिए, हमारे नन्हे से बिंदुसार कितनी प्रसन्नता से सो रहे हैं और हम सभी के साथ कितने प्रसन्न हैं। ठहरो नंदिनी, बिंदुसार को कहाँ ले जा रही हो? अपने कक्ष में माँ। मैंने कल रात से बिंदुसार को देखा नहीं, उसकी बहुत याद आ रही थी। तुम देख रही हो ना कि बिंदुसार कितनी सुख और शांति से सो रहा है, पहले से कहीं अधिक। और क्यों ना हो, अपनों के साथ जो है। माँ बिल्कुल सही कह रही है नंदिनी, तुम्हें बिंदुसार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी देखभाल के लिए हम सब हैं यहाँ पे। हाँ, कदाचित आप ठीक ही कह रही हैं। तो ठीक है, बिंदुसार को यहीं रहने देती हूँ मैं कुछ क्षण बाद आके बिंदुसार को ले जाती हूँ। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि बिंदुसार अपनी दादी के साथ नहीं रह सकता? हम बिंदुसार के दादी हैं और उसके शुभ चिंतक भी। उसके साथ कोई अनर्थ नहीं होने देंगे हम। मुझे याद है माँ कि आप मगध की राजमाता है और बिंदुसार की दादी भी, इसीलिए हम सबसे पहले, यदि बिंदुसार पर किसी का अधिकार है तो वो आपका है माँ। किंतु मैं आपसे विनती करती हूँ माँ, मेरे जीवन में केवल एक ही प्रकाश है और वो बिंदुसार है। मुझे उससे अलग मत कीजिए। यदि आप चाहते हैं तो मैं चली जाती हूँ माँ। मैं भी खेलूंगा अपने भांजे बिंदुसार के साथ, मैं भी खेलूंगा। हाँ। असंभव। जब तक तुम्हारा ये विक्षिप्त भाई हमारे इस महल में रहेगा, मुझे नहीं लगता बिंदुसार तुम्हारे साथ सुरक्षित रहेगा। बिंदुसार से भेंट करने की अनुमति मैं तुम्हें नहीं दे सकती। अब तुम जा सकती हो। मुद्दे की बात पर आए मरे, वक्त बहुत कम है। आज्ञा दीजिए यवन की महारानी अपमा, आपके आदेश का पालन होगा। हमें एक बहुत खास खबर का पता चला है। चंद्र ने नंदिनी को पांडुगर्त के लिए अभयदान का वचन दिया है और ये बात उन दोनों के सिवाय कोई भी महल में नहीं जानता। तो मलय ये कि एक ओर राजमाता पांडुगर्त से नफरत करती है और दूसरी ओर आचार्य चाणक्य उसे मौत के घाट उतारना चाहते हैं। इस सब के बीच ये खबर आग का काम करेगी। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि इस खबर का इस्तेमाल करके चाणक्य और चंद्र के बीच दरार पैदा करनी है। लेकिन हम ये करेंगे कैसे? आपका काम शीघ्र ही पूर्ण होगा। चंद्र, आप इतनी धीरे क्यों बात कर रहे हैं? बिंदुसार सो रहा होगा ना? बिंदुसार यहाँ नहीं है, वो माँ के कक्ष में है। किंतु क्यों? मेरा अर्थ है कि रात्रि को तो बिंदुसार आपके साथ होता है ना, आपको उसके बिना नींद नहीं आती है। अच्छा ठहरिए, मैं माँ से बिंदुसार को लेकर आता हूँ। नहीं चंद्र, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। क्या माँ ने बिंदुसार को लेकर आपको कुछ कहा? नहीं चंद्र, ऐसी कोई बात नहीं है। वो माँ भी तो बिंदुसार की दादी माँ है ना, और भी उनका अधिकार है कि वो बिंदुसार के साथ समय व्यतीत करे। इसीलिए बिंदुसार आज माँ के कक्ष में होंगे तो ठीक है। वो तो है। उस कुटिल ब्राह्मण के कारण अब मेरे पास एक भी शस्त्र नहीं है। मैं कैसे किसी योजना को पूर्ण करूंगा? ये खिलौना, इस खिलौने में लगा हुआ ये लोहे का तार मेरे काम आएगा। मुझे इस खिलौने को अपने साथ ले जाना होगा। मेरा घोड़ा जीत गया। चंद्र, ये विचार करने वाली बात है कि जब मैंने इस बात का उल्लेख किसी के भी समक्ष नहीं किया तो इसका ज्ञान पांडुग्रह को कैसे हुआ? मेरा घोड़ा जीत गया। मेरा घोड़ा जीत गया। जीत गया मेरा घोड़ा। कैसे हैं आप? देखिए, कल आपने जो हमें जो कहानी सुनाई थी वो बहुत ही अच्छी लगी मुझे, किंतु मैं पूछना चाहूंगा कि आपने वो कहानी कहाँ सुनी? फिर से वही कहानी सुनना? तो चंद्र उस चाणक्य के कहने से मुझसे प्रश्न कर रहा है। कुछ तो चल रहा है चंद्र के मस्तिष्क में।
मेरा खिलौना दो। जब तक आप मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे मैं आपको आपका ये सुंदर सा खिलौना नहीं दूंगा। तो बताइए। मुझे वो कहानी आचार्य चाणक्य ने सुनाई थी। हाँ, वो जब बिंदुसार को लेकर आए थे ना, तब। यदि आप बुरा ना माने तो क्या मुझे फिर से वो कहानी सुना सकते हैं? फिर से? हाँ, सुनाता हूँ। लेकिन फिर वो जो शत्रु था वो मंत्री के कक्ष में गया और उसने वहां से जड़ी बूटी चुरा ली। क्या ये बात भी आपको आचार्य जी ने बताई थी? अच्छा, तो ये योजना है तुम्हारी चंद्र। मैं अब तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला। फिलहाल मुझे किसी भी प्रकार चंद्र के इस जाल से बाहर निकलना होगा। नहीं चंद्रमित्र, ये कहानी मुझे किसी ने नहीं सुनाई। ये तो मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। मैंने देखा था कि वो एक बहरूपिया आचार्य चाणक्य के कक्ष से बाहर जा रहा था और उसके हाथ में वो जड़ी बूटी भी थी। जड़ी बूटी भी थी उसके हाथ में। नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई खिलौना। क्या हुआ? भैया चंद्र, ये क्या किया आपने? किंतु नंदिनी, मैं तो केवल। रहने दीजिए, अब मैं ये खिलौना उनको स्वयं जाकर देकर आती हूँ। महल में इतना सब कुछ होने के पश्चात आचार्य का चिंतित होना स्वाभाविक है, किंतु मुझे नहीं लगता कि पांडुकृत इस षड्यंत्र में सम्मिलित है। तो फिर वो कौन हो सकता है जो अपना चेहरा छिपाकर आचार्य के कक्ष में गया था? भैया, नंदिनी, तुम? भैया, आपको यही खिलौना चाहिए था ना? देखिए, मैं लेकर आ गई ना आपके लिए। चलिए, अब मैं आपको एक अच्छी सी कहानी सुना देती हूँ, उसके पश्चात किंतु आप सो जाइएगा। आज मैं इसके साथ ही खेलूंगा और मैं तुम्हारे पास नहीं सोऊंगा आज। और तुम कल अवश्य मुझे कहानी सुनाना। अवश्य ही सुना दूंगी भैया, परंतु आप इस खिलौने के साथ खेलते ही मत रहिएगा, सो भी जाइएगा समय पर। हाँ। कुमार में हमला हुआ है, सैनिकों तुरंत आओ। महारानी, वो आपके भाई पांडुगर पे किसी ने प्राणघातक आक्रमण कर दिया। क्या? आचार्य, हमारे महल में इतनी अराजकता कैसे बढ़ सकती है? इतनी कड़ी सुरक्षा प्रणाली होने के पश्चात भी कोई बार बार हमारे महल में घुसकर हमारे परिवार पर आक्रमण कैसे कर देता है? तुम सत्य कह रहे हो चंद्र। वो जो कोई भी है हमारे मध्य इस राजभवन में ही उपस्थित है। वो या तो कोई हमारे परिवार का सदस्य है या फिर हमारा ही कोई विश्वास पात्र जो शत्रु की सहायता करके विश्वासघात कर रहा है। किंतु आचार्य, ये कैसे संभव है? हमारे महल में रहने वाले सारे व्यक्ति अपने ही हैं और फिर एक विक्षिप्त के प्राण कौन लेना चाहेगा? किसे लाभ होगा इसकी मृत्यु से? यही बात बार बार मुझे सोचने पर विवश कर रही है राजमाता कि पांडुग्रत की मृत्यु से लाभ किसका होगा। चंद्र, हमें शीघ्रातिशीघ्र एक सभा का आयोजन करना होगा जिसमें इन सारी बातों पर गहनता से विचार करना होगा। मैं प्रण लेता हूं कि मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा जिसने पांडुग्रत पर प्रहार किया है। मेरे अपनों को जिस व्यक्ति के कारण पीड़ा पहुंचे, मैं स्वयं उसे दंडित करूंगा। पांडुग्रत अब कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? वैद्य जी की जड़ी बूटियों के प्रभाव से वो सो रहे हैं। अब कल सुबह ही उन्हें होश आएगा। ठीक भी है, जब तक मूर्छित रहेंगे कम से कम उन्हें पीड़ा का आवाज तो नहीं होगा। पता है चंद्र, हम सभी भाई बहनों में पांडुग्रत भैया सबसे प्रिय थे। सब उन्हें प्राण से भी अधिक प्रेम करते थे और वही प्रेम दोगुना होकर वो हम सब में
हम सभी भाई बहनों में बांट देते थे, कभी किसी पीड़ा का सामना ही नहीं करना पड़ा हमें। और रक्षाबंधन के दिवस मैंने सबसे पहले पांडुरंग भैया की कलाई पर राखी बांधती थी और वो मुझे एक बहुत ही विशेष, बहुत ही प्यारा उपहार देते थे। परंतु मेरी दुर्बलता देखो चंद्र, आज अपने भाई की पीड़ा को कम करने के लिए आज उनकी बहन उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। वो उन्हें इस पीड़ा से मुक्त करने के लिए असक्षम है। सबसे अधिक है और आपका ये मित्र जीवन भर आपके साथ रहेगा नंदिनी। आपके जीवन में हर एक उतार चढ़ाव में पग पग आपके साथ चलेगा। चंद्र, इस मित्र ने मेरा सदैव साथ दिया, मुझे विश्वास दिलाया कि जो हो रहा है उचित है। परंतु आज मैं मगध के महाराजा से कुछ मांगना चाहती हूँ। आप मगध की महारानी हैं, आप मुझे आदेश करें नंदिनी, क्या चाहिए आपको? आदेश नहीं चंद्र, एक बहन की आपसे प्रार्थना है। पांडुरंग भैया को इस महल से, इस राज्य से दूर भेज दीजिए चंद्र, बहुत दूर। ये पीड़ा मेरे लिए ऐसे नहीं है। फिर से वही बात कर रही है। इसमें अनुचित क्या है चंद्र? मैं ये जीवन उनके बिना व्यतीत कर सकती हूँ, परंतु उन्हें हर क्षण मृत्यु की ओर बढ़ते हुए नहीं देख सकती चंद्र। नहीं नंदिनी, आप व्यर्थ में चिंतित हो रही हैं। जब मैं उन्हें अभेदान दे चुका हूँ। अभेदान का क्या लाभ चंद्र? आज जिस व्यक्ति ने पांडुरंग भैया को हानि पहुंचाने का प्रयास किया, क्या वो अपनी मंशा बदल देगा? चंद्र, आज आपके समक्ष जो खड़ी है वो मगध की महारानी या आपकी पत्नी या आपके मित्र नहीं है, अभी तो एक बहन है जो आपसे विनती करती है चंद्र कि उसके भाई को इस महल से दूर भेज दीजिए चंद्र, बहुत दूर, एक ऐसी जगह जहाँ पर वो सुरक्षित रहे, और जिस स्थान के विषय में आप स्वयं मुझे भी ना पता है चंद्र। मैं क्षमा चाहूंगा नंदिनी, मैं ये नहीं कर सकता। आप मुझसे कुछ और मांग लीजिए, मैं कुछ और आपको दे दूंगा, किंतु मैं आपके भाई को महल से दूर नहीं जाने दूंगा। किंतु मैं ऐसा कुछ अवश्य कर सकता हूँ जिससे आपकी पीड़ा तो कम हो जाएगी। तुम यहाँ? हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब तक हम ना बुलाएं हमसे मिलने की कोशिश मत करना। इस महल में और है ही कौन जिसके साथ मैं अपने जीत का उत्सव मना सकूं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या मलाए? हमें तुम्हें इस महल में वापस लाना ही नहीं चाहिए था। कमाल की बात है, मैंने आपके लिए इतना बड़ा कार्य किया, इतना बड़ा खतरा उठाया, परंतु आपने ना मुझे शाबाशी दी, ना कोई प्रोत्साहन। कभी तो मुस्कुरा लीजिए। मलाए, हम बहुत मुश्किल से इस महल में वापस आए हैं और यहाँ से दोबारा जाना नहीं चाहेंगे। चंद्र एक बहुत ही शातिर राजा है, वो कभी चुप नहीं बैठेगा। हम यकीन से कह सकते हैं कि इस वक्त चंद्र के मन में एक तूफान चल रहा होगा और वो उस इंसान को ढूंढने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा जिसने पांडुगर्त पर हमला किया है। और चंद्र और चाणक्य को अलग समझने की भूल कभी मत करना मलय। उन्हें अलग करना शायद भगवान के लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन फिलहाल जरूरत है इंतजार की मलय, और जरूरत है चंद्र के विश्वास को जीतने की, जो कि तभी मुमकिन है अगर तुमने अपने पीछे कोई सुराग, कोई सबूत नहीं फेंका हो। पांडुगर्त पर हमला करते वक्त क्या तुमने कोई सुराग या कोई सबूत छोड़ा है? हम तुम्हें बता दें मलय कि अगर तुम्हारी बेवकूफी की वजह से महल पर हम पर उंगली उठी तो इस महल से हम अकेले नहीं जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए। तुम जा सकते हो मलय। अवश्य ही आप सभी आश्चर्य में होंगे कि मैंने अचानक इतनी मध्य रात्रि को आप सबको यहाँ क्यों बुलाया है। आज कोई पारिवारिक कारण नहीं है।
आज का कारण बहुत ही गंभीर है। आज पांडुकृत पर हुए आक्रमण के बाद एक बार फिर मगध की सुरक्षा पर प्रश्न उठ गए हैं। पर अब और नहीं। आज मैं एक बात स्पष्ट किए देता हूं और मैं चाहता हूं कि वो जो कोई भी है जो हमारे मध्य हमारे किसी अपने का चेहरा ओढ़े खड़ा है, ये बात कान खोलकर सुन ले। मैंने पांडुकृत को अभयदान दिया है। उसका अर्थ है कि मैं जीवन भर उसकी रक्षा करूंगा और किसी को कोई अधिकार नहीं है जो पांडुकृत को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचा सके, क्योंकि पांडुकृत मगध सम्राट के परिवार का एक सदस्य है। और अब यदि किसी ने पांडुकृत पर आक्रमण किया तो उसका अर्थ केवल ये समझा जाएगा कि उसने मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य पर हमला किया और फिर उसे राष्ट्रद्रोही घोषित कर उसे केवल एक दंड दिया जाएगा और वो दंड होगा मृत्यु दंड। निश्चिंत रहो चंद्र, पूर्णतः स्वस्थ होने तक हम पांडुग्रत को कुछ नहीं होने देंगे। मैं बात कहने के लिए क्षमा चाहूंगा आचार्य, किंतु शायद आपने मेरी बात को समझा नहीं। मेरी बात का अर्थ है कि पांडुकृत के स्वस्थ होने से पूर्व और पश्चात भी मैं किसी को उसे हानि नहीं पहुंचाने दूंगा। अर्थात कहीं तुम ये कहने का प्रयास तो नहीं कर रहे हो चंद्र कि पूर्णतः स्वस्थ होने के पश्चात भी हम पांडुग्रत को मृत्युदंड नहीं दे सकते? आश्चर्य है, क्या सम्राट का हृदय इतना विशाल हो गया कि उसमें उनके शत्रुओं के लिए भी स्थान बन गया? क्या सम्राट की दृष्टि इतनी दुर्बल हो गई है कि उन्हें अपने गुरु की खुली शिखा भी नहीं दिखाई देती? वो शिखा जो वर्षों से प्रतिशोध की आस में खुली हुई है, क्या सम्राट को अपने गुरु की वो प्रतिज्ञा भी नहीं याद आती जो उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है? वो उद्देश्य, वो आदर्श, वो मूल्य इतनी शीघ्रता से तुम कैसे भूल सकते हो चंद्र? जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें मगध का राजा बनाया था, उसी उद्देश्य से तुम भटक चुके हो चंद्र। आचार्य, आप मेरे पिता समान। आज मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ आपकी देन है, किंतु मैं तब भी आपसे क्षमा चाहूंगा कि मैंने जो निर्णय लिया है मैं अब उसमें परिवर्तन नहीं लाऊंगा, क्योंकि मैं नंदनी को वचन दे चुका हूँ आचार्य, और एक सम्राट अपने दिए हुए वचन से पलटता नहीं है। ये बात भी मुझे आप ही ने सिखाई थी। एक राजा के लिए यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है केवल और केवल राष्ट्र का हित और राष्ट्र की सुरक्षा। मेरी नंद से कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं थी चंद्र। मेरी नंद से शत्रुता इसलिए थी क्योंकि उसकी सोच एक समर्थ राष्ट्र निर्माण में बाधा बन चुकी थी। मेरा उससे इसलिए बैर था क्योंकि मगध की प्रजा उसके अत्याचारों से त्रस्त थी। पांडुग्रत के रूप में कहीं ना कहीं नंद की ये सोच आज भी जीवित है और इसलिए नंद वंश का समूल विनाश करना मेरा कर्तव्य है, मेरी प्रतिज्ञा है। मैं नंद को नहीं, नंद की सोच को मार रहा हूं चंद्र, और इसलिए पांडुग्रत का मारा जाना अनिवार्य है। ये तो आचार्य जो स्वयं सोचने समझने की शक्ति नहीं रखता है वो किसी को क्या नहीं पहुंचाएगा। अच्छा देखिए, मैंने उसे क्षमा कर दिया, आप इसे क्षमा करने का प्रयास करें। तुमने उसे इसलिए क्षमा किया है चंद्र क्योंकि तुम दुर्बल बन चुके हो। मैंने तुम्हें इसलिए मगध का शासक चुना था क्योंकि तुम्हें प्रेम से घृणा थी। प्रेम नाम की दुर्बलता तुम्हारे भीतर नहीं थी। आज तुम में वही दुर्बलता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तो यदि मैं दुर्बल बन गया आचार्य तो कर दीजिए मेरा अंत और कर दीजिए इस बात को समाप्त। पांडुग्रत की हत्या करने से पूर्व आपको मेरी हत्या करनी होगी आचार्य। तो क्या ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है चंद्र? दुर्भाग्यवश हाँ आचार्य, ये मेरा अंतिम निर्णय है। मैं किसी को भी पांडुग्रत को हानि नहीं पहुंचाने दूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम चंद्र? क्या तुम्हें स्मरण नहीं वो किसका पुत्र है? वो उस क्रूर नंद का पुत्र है जिसने तुम्हारे पिता की हत्या की, आजीवन तुम्हारी माँ को बंदी बनाकर रखा। क्या तुम उसके पुत्र की रक्षा करना चाहते हो? मां नंद ने हमारे साथ जो किया उस बात का पांडुग्रत से कोई संबंध नहीं है, उसमें पांडुग्रत का कोई दोष नहीं है। इसी के कारण तुम ये सब कुछ कर रहे हो ना? नंद पुत्री नंदिनी के कारण। ना, नंदिनी को इस बात से दूर रखें, क्योंकि नंदिनी का इस बात से कोई संबंध नहीं है। मैं केवल सत्य के मार्ग पर चल रहा हूँ, वो बात भी मुझे आचार्य ने सिखाई।
यदि ऐसा है तो तुम अपना वचन निभाओ, मैं मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करूंगा। परंतु आज मैं तुम्हें वचन देता हूं चंद्र, नंद वंश का विनाश मैं करके रहूंगा। नंद वंश का विनाश अटल है। कार्तिकेय, अब एक और क्षण में इस राजभवन में नहीं रुक सकता। जहां पत्नी के वचन के सम्मान के लिए गुरु की प्रतिज्ञा की अवहेलना, उस स्थान का मैं परित्याग करता हूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।